अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान हबीब। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर को सही तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर नोट कीजिएगा और इसके जितने भी हेडिंग्स हैं, इसके इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, उनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को गौर से पढ़ा तो आप इस चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो वाटर को हीट अप कर लिया जाता है जब, तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है अपनी गैसियस स्टेट में। वाटर कन्वर्ट हो जाता है अपनी गैसियस स्टेट में। जब कभी भी वाटर को हीट अप किया जाता है और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जब इसको दिया जाता है तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब आपके पास CH4 मीथेन गैस है, मीथेन गैस को जब भी ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाएंगे तो प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये दो रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी तरह हैं, कोई नई चीज़ नहीं बनी है, सिर्फ उसका फेज चेंज हुआ है। जस्ट लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चला गया है, यानी यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और कोई नई चीज़ नहीं बनी। यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कोई नई चीज़ बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ। ऐसी चेंज जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस न बने बल्कि वहाँ पर सिर्फ फेज चेंज हो, ऐसी चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। ऐसी चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। और ऐसी चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बने, ऐसी चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसी चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो अब डिफाइन करते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि जब कभी भी किसी फिजिकल चेंज को या केमिकल चेंज को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी जाए, फार्मूलाज की फॉर्म में लिखा जाए इक्वेशन की मदद से, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल or chemical change with the help of equation, जब कभी भी किसी फिजिकल चेंज को या केमिकल चेंज को सिंबल्स और फार्मूला की मदद से इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाए, ऐसी इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन कितनी टाइप का होता है। रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, एक को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं?
ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करें, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। दोज रिएक्शंस which proceed only in one direction, वो रिएक्शंस जिनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड किया जाए, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएं, ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन, हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन। HCl का जब कभी भी रिएक्शन करवाया जाता है NaOH के साथ, तो इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ कंबाइन होता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है, अब ये HCl और NaOH से वाटर और NaCl की फॉर्मेशन हुई है। क्या साल्ट को, नमक को, NaCl को दोबारा पानी में डालने से, दोबारा NaCl को दोबारा वाटर में डालने से क्या हमें दोबारा HCl मिलेगा, NaOH मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है और वो डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, जब कभी भी मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्ट करवाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और हीट की प्रोडक्शन होती है। क्या इस रिएक्शन के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को दोबारा मिलाकर क्या दोबारा इससे CH4 गैस बनाई जा सकती है, ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है? नो। प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। किसी भी रिएक्शन को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है? तो उस रिएक्शन में अगर सिंगल एरो रिप्रेजेंट किया हो, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम किसी भी रिएक्शन में सिंगल एरो देखें तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगर हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, तो वो ग्राफ कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, ये टाइम गुजरता जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस वक्त रिएक्टेंट मैक्सिमम है, उस वक्त जो रिएक्टेंट है वो मैक्सिमम है। लेकिन जब एक मर्तबा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और कन्वर्ट होते होते रिएक्टेंट सारा का सारा जाकर ज़ीरो पे चला जाता है, यानी सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। और ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस की लाइन को टच कर जाता है टाइम के पास होने के साथ साथ। यहाँ पर जब ये ग्राफ यहाँ पे टच करती है ये लाइन, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़ीरो हो चुकी है। क्यों ज़ीरो हो चुकी है?
क्योंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए सारा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का ये ग्राफ होगा। अब देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। इसे मिटाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? अब देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो दो डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकें, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। या ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकें और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकें, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन विच कैन प्रोसीड, रिएक्शन विच कैन प्रोसीड, रिएक्शन विच कैन प्रोसीड, विच कैन प्रोसीड in two directions, in two direction, forward and backward are known as reversible reactions. For example, जब कभी भी हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। क्या हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा डीकंपोज करके हाइड्रोजन बना सकते हैं और आयोडीन बना सकते हैं? यस। तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूट के हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस भी बना सकती है। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। तो हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद आयोडीन एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। अब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? जिस रिएक्शन के अंदर डबल एरो से रिप्रेजेंटेशन की हो, जिस रिएक्शन को डबल एरो से रिप्रेजेंट किया हो, वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, अगर हम इसको हीट अप करते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या दोबारा गैसियस स्टेट को कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड स्टेट में? तो यस, कन्वर्ट किया जा सकता है। जब कभी भी वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उन वेपर्स को वापस ठंडा करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो हम कंबाइन करके इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि वाटर लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज कन्वर्ट इनटू वाटर गैसियस स्टेट, वाटर गैसियस स्टेट again can convert into water liquid state। वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस।
सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम की बात रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की टर्म फिजिक्स में यूज की जाती है और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सपोज यहाँ पर एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है। अब ये किताब जिसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटी की फोर्स है, और एक फोर्स टेबल इस बुक के ऊपर अपवर्ड लगा रही है। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए जो किताब है वो रेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर वाटर पड़ा हुआ है और वाटर का लेवल यहाँ तक है। अब इस बॉटल के अंदर हम क्या करते हैं कि टैप वाटर ऐड करते हैं। यहाँ से टैप वाटर के ड्रॉप इस बॉटल के अंदर आते जा रहे हैं और इस बॉटल के अंदर जो पानी का लेवल है वो अपवर्ड इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर इस बीकर को यहाँ से यहाँ पर एक होल बना दिया जाए जिसमें से उतने ही ड्रॉप निकलते हैं जितने ड्रॉप यहाँ से ऐड होते हैं, तो जब इस केस में जितने ड्रॉप पानी के अंदर ऐड हो रहे हैं उतने ड्रॉप पानी में से निकल रहे हैं, तो हमें ये लगेगा कि ये जो पानी है ये रुका हुआ है, ना इसमें पानी आ रहा है ना इसमें पानी जा रहा है, लेकिन एक्चुअली पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। तो इस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम बाज़ औक़ात लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। तो क्योंकि जितनी अमाउंट में पानी आ रहा है उतनी अमाउंट में पानी जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो अपनी सतह पे बरकरार है। लेकिन जब ये पानी अपनी सतह पे बरकरार है, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड भी यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो बीकर हैं, हमारे पास दो बीकर हैं जिसमें से एक बीकर के अंदर वाटर है, एक बीकर के अंदर वाटर है और इसको मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है और इसको मान लेते हैं ये प्रोडक्ट है। अब इस बीकर के अंदर रिएक्टेंट भरा हुआ है और इस बीकर के अंदर जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। अब क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे बीकर लेते हैं, दो छोटे छोटे बीकर लेते हैं, दो छोटे छोटे बीकर लेते हैं और उन बीकर की मदद से इस बीकर का पानी इस बीकर में डालते हैं और इस बीकर का पानी इस बीकर में डालते हैं। तो जब हम दोनों कंटेनर का पानी डालते जाएंगे तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाएगा प्रोडक्ट में। इस गिलास का पानी इस कंटेनर में, इस गिलास का पानी इस कंटेनर में। एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों कंटेनर्स का जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा।
और ऐसा लगेगा कि इन कंटेनर्स में ना पानी आ रहा है ना पानी जा रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि यहाँ पर आप देखने से, जब आप उसको देखते हैं तो आप उसको कहते हैं कि यहाँ पे कोई पानी में चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे पानी की सतह बिल्कुल बराबर है, नहीं, वहाँ पे पानी आ भी रहा है जितनी अमाउंट में, उतनी अमाउंट में पानी जा भी रहा है उसी स्पीड के साथ। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर या एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक बीकर रखा हुआ है, उस कंटेनर के अंदर एक बीकर रखा हुआ है और उस बीकर के अंदर पानी है। यहां पर इसके अंदर वाटर है, और वाटर कौन की स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है। यानी यहां पर जो वाटर है हम इसको रिएक्टेंट कह देते हैं कि ये आपके पास जो है ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। जब इस वाटर को हीट अप करेंगे तो ये पानी वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर इस बीकर को ऊपर से बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद यहां पर हम आइस के छोटे छोटे टुकड़े बना के यहां पे रख देते हैं। इस बीकर को बंद करने के बाद यहां पर हम आइस के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं। तो लिक्विड स्टेट का पानी कन्वर्ट हो रहा है वेपर स्टेट में, पानी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो ऊपर आइस क्या करेगी, वेपर्स की हीट को ऑब्जॉर्ब करेगी, वेपर दोबारा किस चीज में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और वापस वेपर किधर आएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड स्टेट किधर कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में। अब एक वक्त आएगा कि ये पानी का जो लेवल है, ये लेवल अपनी सतह बरकरार रखेगा, ये लेवल ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि जितना पानी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जा रहा है उतना पानी गैसियस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया है, और वो इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्यों, देखने वाला ये कहेगा कि इस इक्विलिब्रियम, ये जो वाटर है इसका जो लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर जितना वाटर लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उतना गैस फॉर्म से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पर चलता फिरता इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पर मूवमेंट वाला इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं स्टेट एट विच rate of forward reaction becomes equal to rate of backward रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर फॉरवर्ड की स्पीड बैकवर्ड की स्पीड के बराबर हो जाए, इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे ये लग रहा है कि पानी का जो लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि जितना पानी लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर है, तो किसी भी रिएक्शन की इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम नहीं बल्कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड भी रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन देखने वाला ये महसूस कर रहा है कि यहाँ पर
कुछ नहीं हो रहा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड आपस में बराबर होने का नाम डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अगर हम इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ पर टाइम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और टाइम इंक्रीज होता जा रहा है मसलसल, टाइम गुजरता जा रहा है, 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 मिनट है। यहाँ पर स्पीड लेते हैं, स्पीड का मतलब यहाँ पर हम रेट जो कि वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, ये जो स्पीड या रेट है ये भी इंक्रीज हो रहा है बॉटम टू टॉप। अब जब कभी भी किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जब कभी भी किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो जो रिएक्टेंट होता है शुरू में उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। शुरू में इसकी जो कंसंट्रेशन सपोज करते हैं यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स 0 हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स क्या है? 0। क्यों? यहाँ पर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 0 इस वजह से हैं कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। तो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? 0। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम है। मिनिमम का मतलब यहाँ पे 0 है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब रिएक्शन के लिए एक छोटी सी थ्योरी आपको बताता हूँ कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कोलिजन होगी। यानी अगर किसी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। तो जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना कोलिजन ज़्यादा होगी और जितनी कोलिजन ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन क्या होगा? उतना रिएक्शन फास्ट होगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। तो शुरू में जो रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट का रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, इसलिए रिएक्टेंट की जो स्पीड है वो क्या है? हाईएस्ट स्पीड है, हाईएस्ट रेट है। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू होगा, जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, रिएक्टेंट की कोलिजन कम होती जा रही है, रिएक्टेंट का रिएक्शन स्लो होता जा रहा है, तो डाउनवर्ड इसका रिएक्शन स्लो होता जाएगा। और जो प्रोडक्ट है उसका वापस रिएक्टेंट को बनाना वो फास्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में इजाफा होता जा रहा है। जितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में इजाफा होता जाएगा, कोलिजन ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होती जाएगी तो रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। तो प्रोडक्ट का रिएक्शन फास्ट होता जाएगा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए, और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रिएक्शन है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, उनकी कोलिजन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि दोनों की स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाएगी और उस पॉइंट के बाद ये स्पीड बराबर रहेगी। जिस पॉइंट पे रिएक्टेंट और फॉरवर्ड की स्पीड बराबर होगी उस पॉइंट को, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ से इसके बाद हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, क्यों कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड बराबर है। स्पीड क्यों बराबर हुई? स्पीड इसलिए बराबर हुई कि जितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जितने टाइम के अंदर
रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है, अगर 5 मिनट में 5 मोल रिएक्टेंट खत्म हो रहा है तो 5 मिनट में 5 मोल रिएक्टेंट वापस बन भी रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपस में बराबर हो गए, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम होगा। अगर हम यहाँ पर एक और ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक और ग्राफ भी रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ औक़ात आपके एमसीक्यूज़ में ग्राफ आ जाता है कि कौन सा ग्राफ इसमें से ठीक है। तो यहाँ पर एक और ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर टाइम लेते हैं, टाइम यहाँ पे गुजरता जा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर जो स्पीड है उसको वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, जो रेट है उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, रिएक्टेंट मैक्सिमम है, रिएक्टेंट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, और प्रोडक्ट की जो स्पीड है वो मिनिमम होगी, प्रोडक्ट की जो स्पीड है वो मिनिमम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट के मालिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं हुई अभी। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट के मालिक्यूल की स्पीड हाई होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब रिएक्टेंट की स्पीड सपोज करें यहाँ पे स्पीड कम होते 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 यहाँ पे स्पीड 0 पहले 1 पे थी स्पीड, क्योंकि मालिक्यूल ज़्यादा थे। जब रिएक्टेंट के मालिक्यूल कम हुए क्योंकि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो फिर इसकी स्पीड 0.2 हो गई, फिर इसकी जो स्पीड है वो 0.1 पे आ गई, फिर सपोज करें इसकी जो स्पीड है वो 0.01 पे आ गई। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट के बाद इसकी स्पीड 0.01 ही रहेगी। इसका मतलब अब इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की वो कांस्टेंट हो चुकी है। जितना रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट की स्पीड क्या होती जाएगी, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के मालिक्यूल में इजाफा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड सपोज करें बढ़ती जा रही है, यहाँ पे स्पीड बढ़ते 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 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 0 थी, चलें यहाँ पे लेते हैं 0.2, यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे ले लेते हैं 0.8। अब स्पीड 0.8 पे आकर कांस्टेंट हो गई। क्या मतलब कांस्टेंट होने का, कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में किस स्पीड के साथ, 0.1 की स्पीड के साथ, और जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है कि कौन सी स्पीड के साथ, 0.8 की स्पीड के साथ। तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर है, नहीं बराबर, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इस केस के अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम के लिए होल्ड नहीं करता, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर नहीं है। एक और रिएक्शन यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं कि बाज़ वक़्त आपके पास ग्राफ ऐसे होता है कि यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर हम स्पीड ले लेते हैं। शुरू में जो स्पीड है रिएक्टेंट की, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा वो मैक्सिमम होगी, रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट मिनिमम होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट की स्पीड कम होती जाएगी, सपोज करें यहाँ से कम होते होते रिएक्टेंट की स्पीड आके यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पीड ज़्यादा होते 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 यहाँ पे आकर कांस्टेंट हो गई है। सपोज करें ये 0.9 पे आके कांस्टेंट हो गई है, और यहाँ पर 0.4 पे कांस्टेंट हो चुकी है। यानी स्पीड कम होते होते एक वक्त ऐसा आया कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है 0.4 की स्पीड के साथ, और जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है 0.9 की स्पीड के साथ। तो क्या यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रिएक्शन की स्पीड है वो बराबर है, नहीं, तो इसलिए ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम के लिए नहीं होगा। तो कौन सा रिएक्शन, कौन सा ग्राफ ठीक है इक्विलिब्रियम के लिए, विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन दिस ग्राफ इज करेक्ट। तो इस ग्राफ को अपने पास नोट कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, इक्विलिब्रियम को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम की सेकंड डेफिनेशन क्या है और उस डेफिनेशन के मुताबिक ग्राफ क्या होंगे। तो इक्विलिब्रियम को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम।
तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कभी भी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेट एट विच concentration of reactant and product becomes constant is called as equilibrium। कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएं उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर। शुरू में जो रिएक्टेंट है सपोज करते हैं वो है 1 और प्रोडक्ट जो है वो 0 है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते जाएंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल 0.8 पे आ गए और यहाँ पर 0.2 प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता जा रहा है और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो कम होता जा रहा है। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर 0.4 पे चले जाते हैं और यहाँ पर जो है वो 0.6 पे चले जाते हैं। अब इस पॉइंट के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.4 ही रह रही है। अब ये 0.4 ही रहेगी और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.6 ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के बाद जब इसकी कंसंट्रेशन आकर कांस्टेंट हो गई, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस पॉइंट के बाद इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में क्या हो गए, इक्वल। यहां पर ऑल दो कि इनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, इक्वल बेशक ना हो। तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब उनकी वैल्यू कांस्टेंट क्यों हुई? क्योंकि वहां पर आगे रिएक्शन की स्पीड, फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड आपस में इक्वल हो गई है। इसलिए वहां पर जो अगर 0.4 रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर और 0.6 प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, 0.6 वापस कन्वर्ट बन रहा है और वापस कन्वर्ट कर रहा है कितना, 0.4 रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो गई हैं। इसलिए जो ग्राफ यहाँ पर हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, कंसंट्रेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे हम लेते हैं टाइम, यहाँ पे टाइम, यहाँ पर कंसंट्रेशन। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो मिनिमम है। क्या होगा, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और कम होते होते 0.4 पे आ जाएगी, 0.4 पे आ जाएगी ये 0.4। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होते होते, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होते होते ये आ जाएगी तकरीबन 0.6 पे। सपोज करते हैं ये 0.6 पे आ गई है। अब 0.4 पे आते ही इसकी कंसंट्रेशन 0.4 ही रहेगी और इसकी कंसंट्रेशन 0.6 ही रहेगी। मीन कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो गई। इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश
हो चुका है। क्यों कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। कंसंट्रेशन क्यों कांस्टेंट हुई? क्योंकि जितना रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की और प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड इक्वल हो चुकी है, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी हैं। अब इसको एक और एग्जांपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसकी एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर सपोज करते हैं तो ये वाला ग्राफ इसके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। अगर रिएक्टेंट शुरू में सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट है 1, प्रोडक्ट है 0, फिर रिएक्टेंट की अमाउंट हो जाएगी 0.2 और ये आ जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.6, फिर ये हो जाएगा 0.4 और 0.6। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.6 पे आ गई है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है। मीन कि 0.2 पे है, फिर 0.4 पे है, फिर चली जाएगी 0.6 पे और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी 0.6 पे है। अब यहाँ इस पॉइंट के बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.6 ही रहेगी, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ से कांस्टेंट, और यहाँ पर इसको भी 0.6, ये भी 0.6 हो चुकी है, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ से कांस्टेंट हो चुकी है। तो इस पॉइंट के बाद जहाँ पर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएं, इस पॉइंट के बाद हम इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या होगा? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास है कंसंट्रेशन। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमम है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होते 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 0.6 पे आ गई, 0.6 पे आ गई, 0.6 पे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होते होते 0.6 पे आ गई और दोनों की कंसंट्रेशन 0.6 पे आके कांस्टेंट हो चुकी है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया है। तो जिस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो मैक्सिमम है कंसंट्रेशन में और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम है कंसंट्रेशन में, और यहाँ पर इसका टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। अब टाइम पास होने के साथ साथ रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जा रहा है प्रोडक्ट में, और शुरू में इसकी जो कंसंट्रेशन है मैक्सिमम है, फिर इसकी कंसंट्रेशन कम होके सपोज करें 0.8 पे आ चुकी है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते 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 सपोज करें 0.6 पे आ चुकी है। तो अब इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो ये ग्राफ भी ठीक है इक्विलिब्रियम के लिए, ये वाला ग्राफ भी ठीक है और ये वाला ग्राफ भी इक्विलिब्रियम के लिए ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो स्टेट होती है जहाँ पर दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाए या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएं। उस स्टेट में उस रिएक्शन का जो फिनोमेना होता है उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं।